अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आप सबको हमारे आज के प्रोग्राम गपशप विद नूर अमान अल्लाह में। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं अरफा करीम टावर में। अरफा करीम को कौन नहीं जानता, यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड लड़की जो कि बहुत कम उम्र थी और पाकिस्तान से अमेरिका गई, बिल गेट्स से मुलाकात की और बिल गेट्स से उन्हें अपने साथ काम करने की ऑफ़र दी, लेकिन उसे डिनाई करते हुए पाकिस्तान की मोहब्बत में वापस पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में काम करने को तरजीह दी। यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड अरफा करीम को कौन नहीं जानता। आज उन्हीं के नाम से मुंसलिक अरफा करीम टावर में हम मौजूद हैं। यहाँ हम बात करेंगे सूबाई वजीर हायर एजुकेशन और एडिशनल इंचार्ज ऑफ IT जनाब राजा यासिर हुमायूं साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर, हमें बताइए, PTI की हुकूमत है और आपको तालीम के हवाले से सारी भाग दौड़ यूथ की आपके हाथ में थमा दी है। क्या चीज़ें हैं जो हमें फर्दर देखने को नज़र आएंगी यूथ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से? देखिए, मैं हायर एजुकेशन का मिनिस्टर हूँ और हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम सबसे बुनियादी ये है कि ऐसी ह्यूमन रिसोर्स पैदा करना जो एम्प्लॉयबल हो, यानी कि ऐसे लोग आपकी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के निकलें जिनको नौकरी मिल सके, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली। और अनफॉर्चुनेटली जो हकीकत है कि हमारे मुल्क में ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी ऐसी नहीं है, बल्कि सब स्टैंडर्ड ह्यूमन रिसोर्स हम पैदा कर रहे हैं और दिन ब दिन वो तनज़ली का शिकार है। क्वालिटी तो बढ़ गई है गुज़िश्ता सालों में, लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई है, क्वालिटी साथ मेंटेन नहीं रह सकती, बढ़ क्या नीचे चली गई। बिल्कुल। एक ज़माने में तो आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का जो डिग्री थी उसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी और जो लोग हमारे यूनिवर्सिटीज़ के डॉक्टर्स जो हैं पाकिस्तान के, वो अमेरिका में अभी भी छाए हुए हैं, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली इवन मेडिकल एजुकेशन भी उस स्टैंडर्ड की नहीं रही जैसे पहले होती थी। तो हमने सबसे पहले तो अपना फोकस करेक्ट किया कि सबसे अहम चीज़ क्वालिटी। अगर आपने एक्सेस बढ़ाना है, क्वांटिटी बढ़ानी है, तो दैट हैज़ टू बी विद क्वालिटी। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करके एक्सेस नहीं बढ़ाना। और उसके बाद रेलेवेंस, कि जो चीज़ें वो पढ़ें वो उस फील्ड में हों जो एम्प्लॉयबल हों, ताकि वो इंडस्ट्री चाहती क्या, इंडस्ट्री की डिमांड्स क्या। अब ये तमाम काम जो है, ये इसके लिए एक बाकायदा प्लानिंग और टाइम फ्रेम की ज़रूरत है कि जब हम इस ट्रैक पे लेके आएँ। तो एक गवर्नमेंट को 5 साल मिलते हैं, हमने एक 5 साल की मनसूबाबंदी की पहले 100 दिन में कि अगले 5 साल हमने ये करना है। और इस कोविड की प्रॉब्लम के बावजूद और बहुत सारे इंतज़ामी मसाइल के बावजूद मैं अल्लाह का शुक्र है ये क्लेम कर सकता हूँ कि एटलीस्ट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इज़ ऑन ट्रैक। अपना हमने 5 साल के मंसूबे बनाए थे वो रफ्ता रफ्ता अपनी डायरेक्शन में चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। सर, इमरान खान साहब के विजन की बात करें तो उन्होंने हमेशा कहा हमें पुल नहीं चाहिए हैं, हमें सड़कें नहीं बनी हुई चाहिए, हमें यूनिवर्सिटीज़ चाहिए। तो क्या हमें मुस्तकबिल में यूनिवर्सिटीज़ कोई नई बनती हुई नज़र आ रही हैं? हमने ऑलरेडी जी तकरीबन 8 यूनिवर्सिटीज़ पे काम हो रहा है, बल्कि 9 पे टू बी प्रिसाइज, जिनमें से 4 आज 3 वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट्स तो मैंने आज की हैं। और उसके साथ साथ जो गुज़िश्ता दौर में यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रह गई थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का नाम नहीं है। बिल्कुल। उसमें एकेडेमिया का होना बड़ा ज़रूरी है। सही। यूनिवर्सिटी को अगर आपने क्वालिटी इंस्टीट्यूशन बनाना है तो सबसे पहले उसमें कोई बेहतरी आएगी तो टॉप डाउन आएगी। तो हमने इंश्योर किया कि वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट्स में बहुत केयर किया जाए और बिल्कुल उसमें इंटरफेरेंस ना होने दी जाए, सियासी या किसी भी और तरह की। और उसके बाद उनके जो टॉप मैनेजमेंट है, जिसमें ट्रेजरर, रजिस्ट्रार और कंट्रोलर शामिल है, ये जल्द अज जल्द इनको हर यूनिवर्सिटी में मुकम्मल किया जाए। और तकरीबन हम ऑलमोस्ट कंप्लीशन के करीब हैं, प्रोसेस काफ़ी आगे जा चुका है। तो ये 4 लोग जो VC और ये जो रजिस्ट्रार वगैरह हैं, ये जब बेहतर होंगे तो फिर बाकी चीज़ें भी बेहतर होनी शुरू होंगी। ठीक है। दूसरी अहम तरीन चीज़ ये होती है उसके स्टैट्यूट्स, ऐसे कवानीन जिसके तहत फैकल्टी हायर की जाती है। आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी कि 2008 से ऑनवर्ड्स 90% से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के स्टैट्यूट्स ही नहीं बने। ठीक है। और वो अक्सर एडहॉकिज़म पे काम हो रहा था वहाँ पे। सही। और आपके जो प्रोफेसर्स हैं वो पार्ट टाइम और विजिटिंग फैकल्टी के ज़रिए चल रहा था, तो प्रोफेसर्स तो थे ही नहीं। अब हमने उनके, और मुझे भी कुछ टाइम लगा ये समझने में कि क्यों नहीं बन रही ये स्टैट्यूट्स। जब वो स्टैट्यूट्स बन के आते हैं तो वो लॉ डिपार्टमेंट उस पर एतराज़ लगा देता, फिर वापस चले जाते। तो वी फाउंड आउट कि यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि नई बनी है तो उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनमें ऐसे लोग ही नहीं जो स्टैट्यूट्स बना सकें।
वो लोग क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि स्टैट्यूट्स ही नहीं है। तो अजीब सी एक वो कहते हैं कैच 22 सिचुएशन थी। सही। तो उसका हल हमने फिर ये निकाला कि हमने एक हाई लेवल कमेटी, गवर्नर साहब ने मेरी क़यादत में उसको तश्कील दिया, जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, रेगुलेशंस, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी सब ने मिल के वो स्टैट्यूट्स बनाए। और हमने 18 यूनिवर्सिटियों के स्टैट्यूट्स जो हैं गुज़िश्ता 6 माह में तैयार करके और तकरीबन अप्रूव कराएं, जिसके नतीजे में अब वो हायरिंग होने जा रही है। सैकड़ों की तादाद में लोगों को ना सिर्फ नौकरियां मिलेंगी, जो PhD बेरोज़गार फिर रहे हैं उनका गिला दूर होगा, और दूसरा वो एक प्रॉपर एकेडमिया वहाँ पे आएगी और यूनिवर्सिटीज़ अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू होंगी। सर हम बात करें जैसे अरफा करीम टावर में इस वक्त हम मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है, क्या आपकी हुकूमत में हमें ऐसा कोई टावर नया बनता नज़र आएगा? देखिए, रोज़गार जो है वो टावर से नहीं, रोज़गार तो इंडस्ट्री से बनता है, तो कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाने से तो नहीं बनता। तो हम बेसिकली जो खान साहब टेक्नोलॉजी जोन्स पे प्रोजेक्ट पे फेडरल गवर्नमेंट ने काम शुरू किया है, उसमें इंसेंटिवाइज करेंगे और कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को कि वो IT बेस्ड और हाई टेक की इंडस्ट्री को लेके आएँ, जिसमें उनको मुख्तलिफ़ किस्म के, अभी भी जो मैं प्रेजेंटेशन से उठ के आया हूँ वो यही थी कि आप चिप डिज़ाइन इंडस्ट्री को किस तरह अट्रैक्ट करें पंजाब में। सही। और हमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को, चिप डिज़ाइन इंडस्ट्री को और भी हाई टेक में जो कुछ है उनको इंसेंटिवाइज़ करने की ज़रूरत है। उसके लिए ये फ्री टेक्नोलॉजी जोन्स आएंगी, उनमें उनको टैक्स ब्रेक्स मिलेंगी, बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेंगी, कोई सॉफ्टवेयर मिलेगा फ्री, जिसके नतीजे में वो उनको एक ब्रेक मिल जाएगी। तो ये चीज़ें हम पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं। इसके नतीजे में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे टेन्योर एंड होने से पहले पहले हम एक ग्रोथ पाथ पे निकल चुके होंगे इंशाल्लाह। सर आप खुद अब्रॉड क्वालिफाइड हैं, जब आप पाकिस्तान से अब्रॉड गए, आपने वहाँ की एजुकेशन हासिल करना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे फ्लॉज आपने खुद भी फेस किए होंगे। वो सारी तोड़ फोड़ दूर करने का आप यहाँ सोच रहे हैं कि और जो बच्चे हैं जो अब्रॉड जाते हैं उनको वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े जो आपने की? देखिए, हमारा जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो स्कूल एजुकेशन का है। मैं तो फॉर्चुनेटली HSN कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ पे एक पढ़ाई का अंदाज और तरीका ही डिफरेंट है। तो इसलिए मैं तो नहीं कहूँगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, बल्कि मेरे लिए तो बड़ा आसान था। सही। लेकिन मैंने ये ज़रूर फील किया कि जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम से पढ़ के और मेरे दोस्त और स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे थे, उनको काफ़ी प्रॉब्लम थी, जो रेगुलर इंटरमीडिएट करके या इवन बैचलर्स करके यहाँ से जाते थे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुछ एकेडमिक स्किल्स जो आपकी स्कूल एजुकेशन आप में डेवलप करती है और करनी चाहिए, हमारे जो रेगुलर एजुकेशन सिस्टम है उसमें वो नहीं होती। फॉर एग्जांपल क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसकी जगह आपका सिर्फ रट्टे की स्किल टेस्ट होती है। तो ये भी इसको चेंज करना जो है ये ओवरनाइट नहीं हो सकता हम, लेकिन हमें वी आर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि ये करना है। मैंने इसके लिए एक 5 साला मनसूबा बनाया, बल्कि 10 साला बनाया, और ये सोचा कि ये 5 साल में हम ये करके जाएंगे ताकि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी हो, हमारी हो या कोई और हो, वो इसको फिर आगे टेक ओवर कर सके, क्योंकि ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। ये काम तो हमें 70 साल पहले शुरू करना चाहिए था, तो आज शायद हम बहुत आगे होते। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। सर हमारे पाकिस्तान में एक बात है, कोई नई हुकूमत आती है तो वो पुरानी हुकूमत के किए हुए एजेंडाज को हमेशा गिराती है, तो क्या आप सोचते हैं आने वाली हुकूमत ये सारे एजेंडास को फॉलो करती है, करना चाहिए? जरूरी नहीं है कि हर चीज़ गिराती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कॉमन इंटरेस्ट की होती हैं वो चलती रहती हैं। फॉर एग्जांपल परवेज़ इलाही दौर में पॉलिसी बनी थी 2006 की, वो नून लीग की गवर्नमेंट ने कंटिन्यू की, हम भी कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ बनाने की जो 2006 की पॉलिसी है। तो जो अच्छी चीज़ें, HEC बनी थी, HEC चल रही है। मैं एजुकेशन की बात करूँगा पर्टिकुलरली, फिर गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने PHEC बना दी, तो हम उसको लेके चल रहे हैं। अभी उसी की मीटिंग से मैं उठ के आ रहा हूँ। तो ऐसे नहीं है कि हर चीज़ गिरा दी जाती है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हमने अब ऑरेंज ट्रेन वगैरह भी आप देखें बना दी है ना, कंटिन्यू कर दी, हालांकि मेरे ख्याल में वो बेहतर प्रोजेक्ट नहीं था, बड़ा उससे पैसे का ज़िया हो रहा है। लेकिन वो हम उसको रोकते तो नुकसान होता, और ज़्यादा नुकसान होता, तो हमने चलाने का फैसला कर लिया। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट रोक दिया जाए, कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो रुकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि हर प्रोजेक्ट। सर जैसा आपने कहा कि इंडस्ट्रीज से ताल्लुक़ है रोज़गार का, तो अमेज़ॉन को हम आगे मुस्तकबिल में पाकिस्तान आते हुए देख रहे हैं? जी बिल्कुल, उनके ये जो इस तरह के इदारे हैं, ऑफ कोर्स ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। अगर आपकी इकॉनमी का साइज़ वो हो जाए कि उनको इंटरेस्ट नज़र आए, तो वो खुद ही आ जाते हैं। बिल्कुल। और आपने एज ए गवर्नमेंट, हम जिस तरह की पॉलिसीज़ ला रहे हैं, हम उनकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, उनको आसानियाँ ज़रूर देना चाहते हैं। स्टेट बैंक के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, ज़ाहिर है हमारे, क्योंकि वी आर जो हमारे ख़ित्ते के हालात रहे हैं उस वजह से हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा थे। उस वजह से बहुत सारी चीज़ों पर हमें रुकावट डालनी पड़ी, ये मुल्क के इंटरेस्ट में उस वक्त।
और ये हम ब्लेम किसी को नहीं कर सकते कि मैं कहूँ गुज़िश्ता गवर्नमेंट्स ने ऐसे किया। ये हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, अफ़गान वॉर चल रही थी, उस वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों पे स्टेट का कंट्रोल रखना पड़ता था और रखना है। आहिस्ता आहिस्ता उसको हम लूज़ कर रहे हैं, जैसे हालात बेहतर हो रहे हैं तो इंशाल्लाह अब कंपनीज दोबारा आना शुरू हो जाएंगी। सही सर, गुज़िश्ता कुछ सालों से सियासत का तरीक़ाकार बिल्कुल बदल चुका है। क्या यही वजह थी कि आपके आबा अजदाद सियासत में आने से मना करते थे आपके वालिद साहब को? ये आपने शायद कहीं पढ़ा होगा। मेरे दादा पॉलिटिक्स में थे और ज़ाहिर अंग्रेज़ दौर में एक अलग तरीका था पॉलिटिक्स का, क्योंकि आपको एक अंग्रेज़ी की कहावत है कि डेमोक्रेसी विदाउट लिटरेसी इज़ एनार्की। तो क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे उस तरह तो लोगों ने इल्म हासिल नहीं किया और डेमोक्रेसी आ गई, जब पावर आती है, डेमोक्रेसी से एम्पावर तो होते हैं लोग और लेकिन एम्पावर होते हैं लोग तो फिर करप्शन भी बढ़ती है और मामलात भी बढ़ते हैं, लोगों के राइट्स एंड रॉन्ग्स क्लियर नहीं होते। आपका जो वोटर है वो समझता है कि उसने आपको वोट दिए तो हर जायज़ और नाजायज़ काम उसका होना चाहिए, स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग आपका कोई धड़ा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, फिर अगर आप खुद एनलाइटेंड हो तो आप कहते हैं कि किस लिए पॉलिटिक्स करनी है। अगर लोगों की ख्वाहिशात भी अक्सर की तो ठीक होती हैं, बहुत सारों की नहीं भी होती, और आपके ग्रुप के बंदे स्पेशली रूरल पॉलिटिक्स में से कोई कत्ल करके भी आ जाता है तो अगर आपके धड़े का है तो वो ये समझता है कि आपको सपोर्ट करनी चाहिए उसकी। तो फिर अगर आप एनलाइटेंड हैं, पढ़े लिखे हैं और तो फिर आपको लगता है कि यार आई एम मिसफिट। तो मेरे दादा ने जब पॉलिटिक्स छोड़ी पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद, जो पहली असम्बली थी 51 से 58 तक, उसी में उनको ये एहसास हो गया था कि अब लोगों की जो ज़रूरियात हैं वो डिफरेंट हो गई हैं। तो दैट वाज द रीज़न। सर, बहुत सारी सीरियस बातें हो गई, कुछ लाइटर मोड की तरफ जाते हैं। प्रीवियस डेज में आपको देखें तो आपकी दाढ़ी नहीं होती थी, मूंछ नहीं होती थी, क्यों? तो क्या ये दाढ़ी और मूंछ का कोई सियासत से ताल्लुक़ है? जी नहीं, एग्जैक्टली तो नहीं है और है भी। मैंने एक दफ़ा पहले भी कोई 10-12 साल पहले ये बियर्ड ग्रो की थी और उसके बाद फिर जब मैं पीटीआई ज्वाइन की तो कुछ दोस्तों का ख्याल था कि ये नहीं होनी चाहिए। फ्यूडल लोग आती है इससे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीटीआई के मतलब पॉलिटिशियंस में क्यों नहीं होनी चाहिए, क्या सोच थी उनकी? तो ये थी कि एक आप यंग और यूथ की पार्टी है और आप कुछ लोगों का ख्याल था कि पढ़ा लिखे की बजाय कोई जागीरदाराना स्टाइल लगता है। अच्छा। तो दैट वाज द रीज़न। फिर आपने उस्मान बुज़दार साहब को देखकर अपनी फिर आपने लुक ये बना ली? नहीं, मैंने तो ये कोविड में ग्रो दोबारा की तो मेरे वोटर्स ने कहा जी अब काटनी नहीं है तो मैं इसके ठीक है। बहुत खूब। सर, आपकी और सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की कैसी कोऑर्डिनेशन जा रही है काम के हवाले से? बेहतर है, काफ़ी बेहतर है और उनका स्टाइल बड़ा अच्छा है। अच्छा। इंटरफेयर नहीं करते वो मिनिस्टर्स के मामलात में। सही। और तकरीबन मिनिमल इंटरफेरेंस है सीएम ऑफिस की और हमें वो अगर फ्रीडम देते हैं तो जाहिर है फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बेहतर तरीके से खुद परफॉर्म करें। बिल्कुल। सर, अगर पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते? मैं बनना तो क्रिकेटर भी चाहता था एक ज़माने में। अच्छा, यही वजह तो नहीं पीटीआई ज्वाइन करने की? नहीं, पीटीआई ज्वाइन करने की तो ये वजह नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान साहब हमेशा से मेरे एटलीस्ट क्रिकेटिंग हीरो तो वही थे। सही। क्रिकेटर बनना चाहते थे आप? जी हाँ, बचपन में बनना चाहता। जी, हमें बताइए सर अपनी यंग एज के बारे में। बल्कि डे ड्रीमिंग में बॉलिंग ही कराता रहता हूँ। सर, यंग एज में मतलब जब जवानी का दौर था तो हर किसी की एक लाइफ में एक टाइम पीरियड आता है दिल फेंकने का, मोहब्बत का, तो क्या आपकी भी ज़िंदगी में ये टाइम पीरियड आया? देखिए, मैं तो यूनिवर्सिटी में जब था तो अमेरिका में था। आई वाज सीरियस स्टूडेंट और अल्लाह का शुक्र है कि जनरल जो माँ बाप की ग्रूमिंग थी वो ऐसी थी कि जिसमें आई वाज वेरी केयरफुल अबाउट थिंग्स। और उस एज में आमतौर पे लोग ज़रा लावाली शख्सियत होती है उनकी, लेकिन मुझे बहुत सारे इश्यूज़ का डीप इनसाइड में रिलीजियस भी हूँ, अभी भी हूँ, पहले भी था और अल्लाह के फाइनेंशियली भी कोई इशू नहीं था, बाकी भी तमाम लवाजमात थे, लेकिन कोई ऐसा सच किसी गलत ट्रैक पे नहीं गया। वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, ब्रेक पर चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है क्रॉस टॉक। जी सर, क्रॉस टॉक में हमें बताएं आप अपने फेवरेट दबंग पॉलिटिशियन फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज,
PMLN से कौन सा फेवरेट पॉलिटिशियन है आपका जो आपको लगता है अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने अच्छा काम किया है? निसार अली खान। पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी में तो बहुत सारे हैं, बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो थे ही हमारे मेरे, और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, एतजाज़ एहसन, कमर ज़मान कायरा, और भी क्वाइट अ फ्यू अदर्स। ठीक है। और PTI के आपको क्या लगता है कौन से दबंग मिनिस्टर्स हैं? PTI में जी जाहिर है सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो आइडियल हैं ही। सही। असद उमर साहब अपना बड़ा अच्छी ग्रिप रखते हैं, हमाद अजहर साहब हैं। पंजाब में बहुत सारे हैं, मैं जिसका नाम नहीं लूँगा वो नाराज़ हो जाएगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहिबा हैं, मुराद राज साहब हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे यहाँ दो हैं, दोनों की बात अपना अपना काम दोनों बहुत अच्छा कर रही हैं। ठीक है। और इरिगेशन मिनिस्टर को अपने सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा पता है। सही। आपके जो वो असलम इकबाल साहब हैं वो भी अपने मिनिस्ट्री पे बड़ी ग्रिप है, और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, मैं मेरा ख्याल है सबका नाम लूँगा तो लंबी लिस्ट हो जाएगी। सर PMLN की तरफ से आपको कोई एक काम किया हो जो बहुत भाता हो, अच्छा लगता हो? जी मेरा ख्याल है ये जो PITB है ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, और ऑटोमेशन और गवर्नेंस ये बड़ी ज़रूरी है, हम उसको लेके भी चलें और उसको बढ़ाया भी है बहुत ज़्यादा। सही। और पीपल्स पार्टी की तरफ से? पीपल्स पार्टी तो एक अवाम की पार्टी थी, और जब पीपल्स पार्टी आई तो पहली दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक एहसास दिलाया गरीब आदमी को कि उसका भी कोई इस मुल्क पे हक है, उसकी भी कोई वैल्यू है। तो मेरा ख्याल है यही एक इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि पाकिस्तान को एक नया मोड़ दिया, और आज पाकिस्तान अच्छी या बुरी जिस जगह पे भी है उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रोल पीपल्स पार्टी का है। अगर जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया, पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाया, पाकिस्तान को एक दुनिया में जो दुनिया को एहसास दिलाया कि पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है और उसका अपना एक स्टैंड पॉइंट है। अदरवाइज तो 60s में हम एक अमेरिकन कॉलोनी बनते जा रहे थे। बिल्कुल। सर ये तो आपने बात की भुट्टो साहब के दौर की, जरदारी साहब का जो दौरे हुकूमत रहा उसमें कोई एक ऐसा काम हुआ हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? जी जरदारी साहब ने सबसे बड़ा काम जो किया मेरे ख्याल में वो ये था कि जब बीबी की शहादत हुई तो एक हमारा लगता था कि मुल्क खुदा ना खास्ता टूट जाएगा, इतने बुरे हालात थे। उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, उससे बहुत तकवीयत मिली। हमें भी पंजाबियों को भी ये एक उनके लिए बड़ी अच्छी बात थी। और दूसरा फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बहुत सारे कवानीन पास हुए, और उन्होंने मुल्क के हालात ख़राब थे इकोनॉमिक, लेकिन उन्होंने कोई फालतू स्पेंडिंग नहीं की। ये एक क्वालिटी रही उस दौर। सही। सर लोग कहते हैं कि PTI ने अभी तक लोग आपकी हुकूमत से खुश नहीं हैं, आप इस जो थोड़े अरसे की हुकूमत गुजर चुकी है इसमें आप क्या कहते हैं, कौन सा ऐसा काम हुआ है जो आप अवाम के सामने शोकेस करेंगे कि हमने ये काम किए हैं, 2.5 सालों में ये काम किया है? कोई एक दो तो ऐसे काम होंगे। पहली एक दो नहीं बेताशा काम है, लेकिन जो लोग खुश नहीं हैं उसकी जो बुनियादी वजह है वो इकोनॉमिक सिचुएशन है। और इकोनॉमिक सिचुएशन के जो वजह जो बनी, जैसे मैंने अभी बताया कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में जो उनके 5 साल थे उसमें फालतू स्पेंडिंग नहीं की थी। नून लीग ने ये किया ये कि कर्जे लेके बेताशा ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए जिनकी कोई आउटपुट नहीं है, वो सिर्फ खर्चा है। जब आप कर्जा लेके खर्चा करते हैं तो जब कर्जा लौटाने का वक्त आता है और आपके पास इनकम में कोई इजाफा नहीं हुआ होता तो फिर आपके माली हालात ख़राब हो ही जाते हैं। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। और अभी ये जो हम गुज़िश्ता 2-3 साल में मैं कोई आप कहते हैं कि एक्यूज़ ही नून लीग को करते रहेंगे, लेकिन ये आपके जो समरात हैं ये गुज़िश्ता 5 साल में जो आपने ओवर स्पेंडिंग की है ये उसके समरात हैं। अब हम उसको करेक्टिव कोर्स पे लेके आएंगे तो हमारी अच्छी चीज़ें भी लोगों को अच्छी नज़र आनी शुरू होंगी। अगर आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब है तो कोई अच्छाई, आपकी तमाम अच्छाइयाँ पीछे रह जाती हैं। सही। सर हमें बताएं फ्यूचर में आपको नज़र आता है कि PTI की तरफ से कोई ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है जो इमरान खान साहब के बाद इस पार्टी को संभाल सकती है? मेरा ख्याल है बहुत सारी हैं, अभी तो इवॉल्व हो रहे हैं लोग लीडर्स PTI में, और इंशाल्लाह आ भी जाएंगे। और मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारा मुल्क जो शख्सियत परस्ती से निकले और ये जो पार्टीज़ हैं वो शख्सियात से इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो अगर बहुत बड़ी अचीवमेंट खान साहब की यही होगी कि एक ख़ास टेन्योर के बाद वो अपने साइड पे हो जाएं और लोगों को आगे कर दें जो वो चाहते भी हैं। ठीक है, यानी ख़ानदानी सियासत हम नहीं देखेंगे PTI में होती हुई? मेरा ख्याल है जी किसी भी पार्टी में नहीं होनी चाहिए। लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं सियासतदानों पे कि पार्टियाँ वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है। उसकी वजह ये है कि उन्हीं ख़ानदानों की हुक्मरानी रहती है एक पार्टी पे। तो अगर आप PMLN में हैं और आपका मियाँ ख़ानदान फैमिली से झगड़ा हो गया तो आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं, आपने किसी और पार्टी में जाना है। उसके बरक्स अमेरिका में क्या होता है कि आपकी एक रिपब्लिकन पार्टी है, फ़र्ज़ करें आपको ट्रंप पसंद नहीं है तो आपको पता है कि ट्रंप ने मैक्सिमम 2 टेन्योर रहना है,
उसके बाद मैं पॉलिटिक्स कर लूंगा। ठीक तो आप है। अपनी पार्टी में रह के पॉलिटिक्स कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर आपकी पार्टी की टॉप लीडरशिप से मुखालफत हो जाए तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाती बगैर पार्टी चेंज करने की बजाय। सही। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड और सेंटेंस फॉर अ पर्सनैलिटी। नाम मैं लेती जाती हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब, लीडर, उस्मान बुज़दार साहब। शरीफ आदमी। आपको लगता है अब शरीफ आदमियों का दौर है सियासत में, जैसी है। सियासत हो चुकी है? नहीं है। नहीं है। शहबाज गिल साहब, वोकल, फयाजुल हसन चौहान साहब, एक्स्ट्रावेगेंट, फवाद चौधरी साहब, वेरी इंटेलिजेंट, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, वेरी वेल वर्स्ड, चौधरी सरवर साहब, चौधरी सर्वस अ पॉलिटिशियन, मियाँ असलम इकबाल, कॉम्पिटेंट, परवेज़ खटक, परवेज खटक इज ऑल्सो वेरी कॉम्पिटेंट, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वेरी हार्ड वर्किंग, नवाज शरीफ साहब, सादा, हमजा शहबाज शरीफ साहब, कैपेबल, शहबाज शरीफ साहब, एडमिनिस्ट्रेटर, मरियम नवाज साहिबा, इमेच्योर, ख्वाजा आसिफ, कनाइविंग, मरियम औरंगजेब, अनलाइकेबल, शेख रशीद साहब, बोस्टफुल, जरताज गुल, प्लेजेंट, मौलाना फजलुर रहमान। अनोइंग। थैंक यू। चलते हैं अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सीक्रेट टैलेंट। जी सर, सीक्रेट टैलेंट में क्या करके दिखाएंगे आप? मैं इस वक्त तो मेरा ख्याल है कोई साहिर लुधियानवी की एक बड़ी मेरी फेवरेट नज़्म है, लेफ्ट से मुताल्लिक़, ठीक है, वो ज़रूर पढ़ सर, देता हूँ। ज़रूर। स्कूल के ज़माने में हम पढ़ते थे सही। डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशन्स में। ज़रूर। मादाम उसके कुछ अशार अर्ज़ कर देता हूँ। आप बेवजह परेशान सी क्यों हैं मादाम, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, मेरे अहबाब ने तहज़ीब न सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान रहते होंगे, नूर सरमाया से है रूए तमद्दुन की जला, हम जहाँ हैं वहाँ तहज़ीब नहीं पल सकती, मुफलिसी हिस्से लताफ़त को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचे में नहीं ढल सकती, लोग कहते हैं तो लोगों पे ताज्जुब कैसा, सच तो कहते हैं कि नादारों की इज़्ज़त कैसी, लोग कहते हैं मगर आप अभी चुप हैं, आप भी कहिए गरीबों में शराफत कैसी। अरे क्या बात, क्या कहना, जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जी नाजरीन, वाइंड अप की तरफ चलते हैं। वक्त हुआ जाता है शो ख़त्म करने का, दिल नहीं कर रहा लेकिन ज़रूरी है। फ़िलहाल आप अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। दोबारा आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगे नई पर्सनालिटी के साथ, नए एपिसोड के साथ। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।